हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2022 की। ये टेस्ट नंबर आपका 8 है। 7 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी और एमपीपीएससी, या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, लेखपाल, टेट, सीटेट, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर सही कथन पहचानिए। पहला ये दिया गया कि भगवती सूत्र में महावीर के जीवन तथा 16 महाजनपदों का वर्णन है। दूसरा ये बोल रहा है कि ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। इसमें कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो देखिए, भगवती सूत्र, इसमें जो है कि महावीर के जीवन तथा 16 जनपदों का वर्णन है। भगवती सूत्र का मतलब समझ जाइए कि ये जैन ग्रंथ की बात की जा रही है, ठीक है। इसमें जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन तथा 16 महाजनपदों का वर्णन है, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। और ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन के प्रमुख विशेषता थी, ठीक है, ये भी आपका सही है। देखिए, अगर हम 16 महाजनपदों की बात करें तो कौन कौन से हैं 16 महाजनपद, एक बार देख लेते हैं। देखिए, अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरेशन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, वजी और मल, ये जो है कि आपके 16 महाजनपदों के नाम है। मुख्यतः जो है कि इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, तो देखिए काशी, कौशल, वत्स, कुरु, मल, ये जो है कि इम्पोर्टेंट है। इसकी राजधानियाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख लीजिएगा कि जो भी 16 जनपद हैं उनकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ हैं। लगभग आपको 16 जनपद याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं, ये हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। बृहद हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, बात की जा रही है बृहद हिमालय के संबंध में कि इसका विस्तार सिंधु नदी के गार्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। इस श्रेणी का ढाल उत्तर की ओर मंद और दक्षिण की ओर तीव्र है। देखिए, बृहद हिमालय के बारे में ये बात की जा रही है, ठीक है। तो बृहद हिमालय जो है कि आपका इसका विस्तार सिंधु नदी के गार्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें बृहद हिमालय की, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई है आपका 6100 मीटर। और इसकी लंबाई देखा जाए कितने दूर में ये लंबा फैला हुआ है, तो ये है आपका 2500 किलोमीटर और चौड़ा होगा आपका 25 किलोमीटर, ठीक है। बृहद हिमालय की बात की जा रही है, ठीक है। देखिए, इसी बृहद हिमालय में जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, इसी पर स्थित है। इसी हिमालय पे ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसका विस्तार जो कि सिंधु नदी के गार्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है बृहद हिमालय का। देखिए, गार्ज क्या होता है, इसके अगर बारे में हम बात करें तो देखिए, भी आकार की घाटियाँ भी होती है। भी आकार की घाटियाँ का मतलब कि जब नदियाँ भी आकार की घाटी का निर्माण करती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है कि नदियाँ वगैरह बहती है, ठीक है, भी आकार की घाटी में। और जब ये भी आकार की घाटी और गहरी हो जाती है ना ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये गार्ज का रूप ले लेता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका लैंड है या फिर पहाड़ है और इसमें काफ़ी ज़्यादा ये गहरा हो जाता है और इसमें नदियाँ जो है कि बहती है, ये क्या होता है, गार्ज होता है, ठीक है। तो ये आपका सही है। दूसरा है कि इस श्रेणी का ढाल जो है कि उत्तर की ओर क्या है, मंद है, और दक्षिण की ओर क्या है, तीव्र है। ढलान की बात करें तो ये उत्तर की ओर इसका मंद है और दक्षिण की तरफ क्या है, तीव्र है बृहद हिमालय का। तो ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। के जलवायु वर्गीकरण थर्नथ्वेट, देखिए थर्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। ये थोड़ा उल्टा हो गया है, ठीक है। थर्नथ्वेट ये यहाँ पे रहेगा। थर्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के संबंध में बात की जा रही है। इसमें सही उत्तर आपको बताना है। थर्नथ्वेट द्वारा किया गया जलवायु वर्गीकरण वर्षा की सार्थकता पर आधारित है। दूसरा ये दिया है कि वर्षा की सार्थकता वर्षा की प्राप्ति तथा वाष्पीकरण के बीच संबंध को दर्शाता है। किसके बारे में की जा रही है बात, तो थर्नथ्वेट के संबंध में ये बात की जा रही है। तो देखिए, थर्नथ्वेट जो थे ना, ये अमेरिकी जलवायु विज्ञानवेत्ता थे, ठीक है, जो कि जलवायु का वर्गीकरण जो है कि 1931 ईस्वी में इन्होंने प्रस्तुत किया था, 1931 में।
तो थॉर्नथवेट द्वारा किया गया जलवायु वर्गीकरण वर्षा की सार्थकता पर आधारित है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वर्षा की सार्थकता वर्षा की प्राप्ति तथा वाष्पीकरण के बीच के संबंध को दर्शाता है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका 1 और 2 दोनों सही है, तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पतियों के संदर्भ में सही है? यह 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। दूसरा है कि ये वन अधिक घने नहीं होते परंतु सतह पर झाड़ियों की उत्पत्ति होती है। किसके बारे में बात की जा रही है? तो आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यह जो है कि 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, बिल्कुल सही है कि 1500 मीटर से और अधिक ऊंचाई पे आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति पाई जाती है। और ये वन अधिक घने नहीं होते हैं, मतलब ये घना नहीं होता है लेकिन सतह पर झाड़ियों की उत्पत्ति होता है, ठीक है, ये भी सही है, घना नहीं होता है लेकिन झाड़ियों ज़्यादा होती है। तो दूसरा भी आपका सही है। तो फोर्थ का आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है जो कि वाद योग्य है। दूसरा है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है ये बताना है आपको। देखिए, मौलिक अधिकार ये क्या बता रहा है कि राज्य के विरुद्ध प्राप्त है जो कि वाद योग्य नहीं है। और नीति निर्देशक तत्व जो कि क्या है, ये वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य है और ये नहीं है। देखिए, ऐसा चीज़ है कि मूल अधिकार क्या है, वाद योग्य है। इसका मतलब ये है कि अगर मूल अधिकार का हनन होने पर क्या होता है, कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है और उसे जो कोर्ट द्वारा लागू करवाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात की जा रही है कि वाद योग्य नहीं है। देखिए, ये जो है कि आपका वाद योग्य नहीं है, मतलब कि ये नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है आपके नीति निर्देशक तत्व को। इसका जो है कि न्यायालय द्वारा नहीं लागू करवाया जा सकता है। समझ के बात आप? तो ये दोनों सही है। देखिए, मौलिक अधिकार के बारे में हम बात करें तो मौलिक अधिकार आपका जो है कि भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक, ये 12 से 35 तक है आपका मौलिक अधिकार। कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्व की तो ये जो है कि आपका अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से 51 तक है आपका नीति निर्देशक तत्व। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है आयरलैंड से और ये भाग 4 में है, ठीक है। तो ये दोनों सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राज्यसभा की संविधान संशोधन संबंधी शक्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा से के समान शक्ति प्राप्त है। दूसरा ये है कि 1989 में 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक क्रमशः पंचायत व नगर पालिका से संबंधित था जो कि राज्यसभा द्वारा पारित न होने के कारण समाप्त हो गए। देखिए, राज्यसभा की संविधान संशोधन संबंधी ये बात की जा रही है, उसकी शक्ति के संबंध में बात की जा रही है कि संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्ति प्राप्त है, ठीक है। बिल्कुल सही है कि दोनों जो है कि यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्या, संशोधन विधेयक बिल, ठीक है। ये कहाँ पे बताया गया है, तो ये 368 के अनुच्छेद के भाग किसमें, तो ये 20 में बताया गया है, ठीक है। 368 अनुच्छेद के भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित बातें कही गई है, ठीक है। 1989 में 64वां और 65वां जो संविधान संशोधन विधेयक था, ये बिल था, ये कौन सा था, 64वां था आपका पंचायत से और 65वां था आपका नगर पालिका से। 1989 की बात की जा रही है, लेकिन ये क्या हुआ कि राज्यसभा द्वारा पारित नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखिए 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, 73वां क्या है आपका, ये जो है कि पंचायती राज से संबंधित है और 74वां जो है कि आपका किससे, नगर पालिका से संबंधित है। और ये लगभग जो है कि आपका 1992 और 93 में ये संशोधन हुआ था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पंचायती राज्य से और ये नगर पालिका से। तो ये दोनों सही है आपका, पहला भी और दूसरा भी। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। कोसी नदी के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला दिया है कि यह नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा यह दिया है कि इसकी मुख्य धारा अरुण नदी है जो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है।
तीसरा यह दिया है कि भारत नेपाल सीमा पर इसे काली गंगा कहते हैं। एंड चौथा दिया है कि कोसी नदी गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली गंगा की एक प्रमुख नदी है। देखिए बात किसके विषय में की जा रही है, तो कोसी नदी के विषय में बात की जा रही है। ठीक है, इसमें असत्य कथन पहचानना है। 3 सत्य है, 1 असत्य है। यह नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है कि यह नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है और इसी के वजह से क्या कहा जाता है इनको, ये जो है कि कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से इसकी मुख्य धारा अरुण नदी है जो कि हिमालय के उत्तर में तिब्बत के गोसाईथान चोटी से निकलती है। बिल्कुल सही है ये भी कि ये और ये। तीसरा है कि भारत नेपाल सीमा पर इसे काली गंगा कहते हैं। देखिए काली गंगा किसको कहते हैं, तो ये जो है कि भारत नेपाल सीमा पे शारदा नदी को मतलब काली गंगा के नाम से जाना जाता है, शारदा नदी को, इसको कोसी नदी को नहीं। तो यही आपका क्या है, ये गलत है। कोसी नदी गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली गंगा की एक क्या है, प्रमुख नदी है। तो 3 सही है, 1 गलत। कौन सा है, सी ऑप्शन आपका गलत है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, गलत कथन की पहचान कीजिए। अब तक की गठित वित्त आयोग में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। दूसरा है कि के संथानन ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। तीसरा यह है कि पहली बार जून 1980 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। चौथा यह है कि 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान मतलब कि नीति आयोग की स्थापना की गई। देखिए इसमें गलत युग्म बताना है, गलत कथन बताना है आपको। अब तक की गठित वित्त आयोग के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन था, केसी नियोगी थे। देखिए अगर हम वित्त आयोग के बारे में बात करें तो संविधान में आपका 280 अनुच्छेद के बारे में वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना आपका 1951 में की गई थी। और ये क्या जो है कि इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल 5 साल होता है वित्त आयोग का। ठीक है, अभी आज की डेट में वित्त आयोग कौन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष तो NK सिंह हैं। ये 15वां वित्त आयोग है 2020 से 25 तक। ठीक है, तो ये आपका सही है। के संथानन के राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई थी। बिल्कुल सही है कि के संथानन ने जो है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। सी दिया गया है कि पहली बार जून 1980 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। देखिए पहली बार 1990 में, 80 में नहीं, 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी और इसकी पहली बैठक जो है कि 10 अक्टूबर 1990 को की गई थी। तो ये आपका क्या है, गलत है। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग पिक्चर में आया, किसको रिप्लेस करके, तो ये प्लानिंग कमीशन को जो कि योजना आयोग है उसको रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत जो है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग की स्थापना की गई। तो ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा है, तो ये सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, गलत युग्म बताइए। खमसीन, मिस्र, फो, अल्पस पर्वत, मिस्ट्रल, राइन घाटी, बोरा, पोलैंड। देखिए इसमें गलत युग्म बताना है आपको। ये जो है कि कुछ हवाएं हैं, ये किस कंट्री में बहती हैं इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए खमसीन ये मिस्र में बहती है, फो ये जो है कि अल्पस पर्वत के बहती है, और मिस्ट्रल ये जो है कि आपका क्या जो है कि राइन घाटी, देखिए ये जो है कि आपका राइन घाटी में बहती है। और ये बोरा ये पोलैंड में। देखिए बोरा की हम बात करें तो ये पोलैंड में नहीं, ये जो है कि ये शुष्क ठंडी हवा है बोरा, और ये एड्रियाटिक सागर से पूर्वी तट पर चलती है। और इस हवा को हम जो है कि मतलब इस हवा से क्या प्रभावित होता है, तो उत्तरी इटली प्रभावित होती है इस हवा से, मतलब बोरा से। तो ये आपका क्या है, गलत है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा पर नहीं पड़ता है, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, बिहार। देखिए कर्क रेखा पर नहीं पड़ता है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन राज्य हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ये हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर के बहती है। तो ये त्रिपुरा भी है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है। कौन नहीं है, तो ये बिहार
नहीं है। बिहार से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न कथन पर विचार कीजिए। जीन अपना कार्य एंजाइम के माध्यम से करता है। दूसरा है कि किसी जीव में प्रत्येक जीन का एक विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन करता है जो विशिष्ट उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? देखिए, जीन अपना कार्य एंजाइम के माध्यम से करता है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम जो है कि एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है जो कि जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि जीन अपना कार्य एंजाइम के माध्यम से करता है। किसी जीव में प्रत्येक जीन एक विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन करता है जो विशिष्ट उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। ये भी आपका सही है। देखिए, उपापचय क्रिया क्या होता है? उपापचय क्रिया की बात करें तो जो भी सजीव है ना, उसके शरीर में होने वाले सभी जैव रासायनिक क्रिया को ही हम संयुक्त रूप से उपापचय कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सही है। आपका सी ऑप्शन अब सही हो जाएगा। चंदन, महुआ, बांस एवं सागौन प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनमें से कोई नहीं। बात की जा रही है चंदन, महुआ, बांस, सागौन, इन प्रजातियों के वृक्ष की। तो ये किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके आर्द्र पर्णपाती वन में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाए। देखिए, आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, ये अपने देश में कहाँ पे? तो ये आपके देश के पूर्वी भाग, मतलब पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी राज्य में, हिमालय गिरिपद प्रदेशों में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर ये पाए जाते हैं। स्पेशली ये जो है कि सागवन इन वनों का महत्वपूर्ण वृक्ष है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, यहाँ पे कुछ दर्रों का नाम दिया गया है और उनकी अवस्थिति कहाँ पे है ये आपको बताना है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि दर्रा होता क्या है। तो देखिए, दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होता है ना, जो कि नीचे की ओर दबा रहता है। मान लीजिए ये दो पहाड़ हैं, इनके बीच में जो ये जगह होता है जो कि नीचे की तरफ दबा रहता है, और ये जो है कि नदियाँ बहने की वजह से होता है, इसको हम क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें नीति दर्रा कहाँ पे है? ये आपका उत्तराखंड में है। बनिहाल दर्रे की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। नाथुला दर्रा की बात करें तो ये सिक्किम में है। और सिप किला दर्रा जो है कि हिमाचल प्रदेश में है। तो A1, B3, C2 एंड D4, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, इसमें कुछ घाटियों का नाम दिया गया है और राज्य दिया गया है कि कौन सी घाटी किस राज्य में सिचुएटेड है। घाटी क्या होता है? अगर हम इसके बारे में बात करें तो दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच का गहरा भाग, सामान्यतः इसे नदी के प्रवाह, मतलब ये बिल्कुल उसी टाइप ही होता है ये भी घाटी। ठीक है, तो उसको हम घाटी कहते हैं। देखिए, मरखा घाटी ये जो है कि कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। जूकू घाटी कहाँ पे है? ये आपका नागालैंड में है। और सांगला घाटी ये कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और यूथांग घाटी ये सिक्किम में है। तो ये हो जाएगा A4, B2 एंड C3, D1, ये आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों तथा पुर्तगालियों के बीच, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजों तथा डचों के बीच, फ्रांसीसी तथा मुगलों के बीच। देखिए, वांडीवास का युद्ध लड़ा गया किनके बीच? तो ये जो है कि देखिए, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेजों को उसमें जीत हुई थी तथा फ्रांसीसी क्या हुए थे? पराजित हुए। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कौन सा हो जाएगा आपका? अंग्रेज और फ्रांसीसी बी है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत पर शासन करने वाले निम्नलिखित गवर्नर जनरलों का सही अनुक्रमण क्या है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, सर जॉन लॉरेंस एंड लॉर्ड नॉर्थब्रुक। देखिए, अगर हम लॉर्ड मेयो की बात करें यहाँ पे, तो ये जो है कि लॉर्ड मेयो कब से कब तक रहा? तो ये 1819
69 से 72 तक रहा। देखिए इसी के बीच जो है कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही पहली जनगणना हुई थी, ठीक है। लॉर्ड लिटन की बात करें हम तो ये जो है कि 1876 से ये 80 तक रहा, ठीक है। हम बात करें सर जॉन लॉरेंस की तो ये कब से कब तक रहे, तो ये रहे 1863 से 69 तक। और हम लॉर्ड नॉर्थबुर्ग की बात करें तो ये जो है कि 1872 से आपका 76 तक रहे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है कि आपका पहला ये हो जाएगा, मतलब कि कौन 63 से 69 तक पहला हो जाएगा, मतलब 63 से 69 ये एक नंबर, और तीसरा हो जाएगा एक नंबर, दूसरे नंबर पर लॉर्ड मेयो आ जाएगा, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76, ठीक है। और चौथे नंबर पे 76 से 80 ये आ जाएगा चौथे नंबर पे। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, मतलब 3 1 4 2, 3 1 4 2 कौन सा है, बी हो जाएगा, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक फिरोज शाह मेहता व बदरुद्दीन तैयबजी थे। दूसरा दिया गया है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा की गई थी। देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक फिरोज शाह मेहता व बदरुद्दीन तैयबजी थे, बिल्कुल सही है आपका। दूसरा है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, 1838 ईस्वी में, किसके द्वारा, तो द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, ये भी आपका सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उनके आयोजन स्थल का कौन सा युग्म सही सुमेलित है, लठमार होली, बरसाना मथुरा, श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद, खिचड़ी मेला गोरखपुर, उपयुक्त सभी युग्म सही सुमेलित है। देखिए लठमार होली कहाँ पे होती है, बरसाना मथुरा में। श्रृंगी रामपुर मेला ये फर्रुखाबाद में। खिचड़ी मेला कहाँ पे होती है, गोरखपुर में। तो ये तीनों सही है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी युग्म सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से किन जगहों पर तांबे का खनन किया जाता है, बालाघाट, हजारीबाग, खेतड़ी, पूर्वी सिंहभूम। तांबे का खनन कहाँ पे किया जाता है, किन जगहों पे, तो देखिए अगर हम बात करें बालाघाट, ये कहाँ पे है, ये है आपका एमपी में, यहाँ पे भी होता है। फिर अगर हम बात करें हजारीबाग, ये कहाँ पड़ता है, ये झारखंड में पड़ता है आपका। खेतड़ी ये कहाँ है, राजस्थान में है। और पूर्वी सिंहभूम ये आपका झारखंड में। तो देखिए बालाघाट में भी होता है और आपका खेतड़ी में भी होता है तांबे का, और पूर्वी सिंहभूम में होता है। हजारीबाग में नहीं होता है, तो 1 3 और 4 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, तांबे का खनन की बात की जा रही है। गलत युग्म बताइए, करेला झील लखनऊ, बखीरा झील मिर्ज़ापुर, लोधीताल सुल्तानपुर, नैया झील प्रतापगढ़। गलत युग्म कौन सा है इसमें, देखिए करेला झील कहाँ पे है, लखनऊ में है। लोधीताल सुल्तानपुर में है, नैया झील प्रतापगढ़ में है। बखीरा झील की हम बात करें तो ये कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर में नहीं है। ये गलत युग्म बताइए ना, तो ये मिर्ज़ापुर में नहीं है बखीरा झील, ठीक है। कहाँ पे है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि बखीरा झील कहाँ पे है। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से ये कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, मोतीलाल नेहरू, M.A. अंसारी, C.R. दास, जवाहरलाल नेहरू। 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो उसके अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू जी। देखिए ये 1929 में ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो ये लाहौर में हुआ था, रावी नदी के तट पे। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो वो था आपका 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, और इनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करता है? सोनभद्र, बलिया, सहारनपुर, हापुड़। देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा वो जिला है जो कि सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करता है? आप लोग मैप देखिएगा एक बार, ठीक है, और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइएगा कि जो सबसे ज़्यादा स्टेट को वो स्पर्श करता है, और हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है StudyWithSri25, फेसबुक एक मेरा पेज है StudyWithSri के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके, और या टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए आप लोग। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों में, लाइक किया कीजिए, और कमेंट भी किया कीजिए कि हमें पता चले कौन कौन लोग वीडियो देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।